वाहिद। वाहिद वाहिद, अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। वाहिद 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 वाहिद, अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। वाहिद। व्लादिमीर पुतिन अभी अभी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गए हैं। वह बड़ा झूठ जो व्लादिमीर पुतिन अपने सहयोगियों से कह रहे थे कि रूस एक शक्तिशाली और भरोसेमंद रक्षक है, वह क्रेमलिन की आंखों के सामने ही बिखर रहा है। करीब एक साल पहले 8 दिसंबर 2024 को व्लादिमीर पुतिन के सबसे अच्छे दोस्त बशर अल असद की तानाशाही सीरिया में गिर गई थी। इस तथ्य के बावजूद कि रूसी सेना ने उन्हें सुरक्षा देने का वादा किया था और उसी देश में 2 सैन्य ठिकाने बनाए हुए थे। असद के पतन ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि रूस एक कागजी शेर है। उसकी सेना यूक्रेन में फंसी हुई है और वह अपनी सीमाओं के बाहर प्रभावी रूप से ताकत नहीं दिखा सकती। अब हमें उस दिन क्या हुआ था, इसकी सच्चाई सीधे नए सीरियाई राष्ट्रपति से पता चली है, जिन्होंने बताया है कि पुतिन बुरी तरह से झूठ बोल रहे थे और असद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। यह घबराहट सिद्धांतों को लेकर नहीं, बल्कि सीरिया में रूस के कुछ ठिकानों को बचाने और वैश्विक प्रभाव दिखाने के लिए थी। और भी बुरा यह है कि सीरियाई और ईरानी अधिकारियों से आई नई जानकारी ने पुष्टि की है कि रूस ने बार बार अपने कथित सहयोगियों के साथ विश्वासघात किया है, यहाँ तक कि उनके दुश्मनों के साथ गुप्त समझौते भी किए हैं। यह कहानी है कि कैसे सीरिया की त्रासदी का रूस की प्रतिष्ठा पर गहरा असर पड़ा है, उन सभी देशों के लिए जो क्रेमलिन पर निर्भर हैं, ईरान से लेकर क्यूबा तक। हम उस झूठ से शुरू करते हैं जो पुतिन ने 1 साल पहले दुनिया से कहा था। आज सुनिए कि सीरिया के पतन के ठीक बाद पुतिन क्या कह रहे थे। पहला वाला राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप अपनी विशेष सैन्य कार्रवाई के उद्देश्यों को हासिल करने में असफल रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में रूसी मारे गए हैं, जिनमें एक जनरल भी शामिल है जिसकी इस हफ्ते मॉस्को में हत्या कर दी गई, और सीरिया के नेता जिन्हें आपने समर्थन दिया था उन्हें भी सत्ता से हटा दिया गया है। मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आप प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप का सामना करेंगे तो आप एक कमजोर नेता होंगे। आप समझौते का प्रस्ताव कैसे देंगे? आपकी पेशकश क्या है? आपने सीरिया के बारे में कहा। आपने सीरिया के बारे में पूछा, जो आपकी तनख्वाह देते हैं और जो इसे दोहरा रहे हैं। वे सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे रूस की किसी हार और असफलता की तरह पेश करना चाहते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कि आखिरकार हम सीरिया 10 साल पहले क्यों आए थे, ताकि वहां एक आतंकवादी ठिकाना न बन जाए, जैसा कि हमने कुछ अन्य देशों में देखा है, जैसे अफगानिस्तान में और कुछ अन्य देशों में, मान लीजिए अफगानिस्तान। कुल मिलाकर हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, और यहां तक कि वे समूह भी जिन्होंने अपने समय में असद शासन के खिलाफ सरकारी सैनिकों के साथ लड़ाई की थी, उनमें भी आंतरिक बदलाव आए। आज कई यूरोपीय देश और अमेरिका उनसे संबंध बनाना चाहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अगर वे आतंकवादी संगठन हैं तो आप वहां क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब है कि वे बदल गए हैं, है ना? और इसका मतलब है कि कुछ हद तक लक्ष्य और आगे हासिल कर लिया गया है। हमारे पास सीरिया में जमीन पर कोई सैनिक नहीं थे, वे वहां बस थे ही नहीं। वहां हमारी 2 बेस हैं, एक सैन्य हवाई अड्डा और एक नौसैनिक समुद्री बेस। हवाई और नौसैनिक युद्ध। पुतिन चाहते थे कि दुनिया माने कि असद का पतन सीरिया में रूसी बेस या सैनिकों से जुड़ा नहीं है। छोटे व्लादिमीर के अनुसार उन्होंने असद की रक्षा या उसे हटाने में कोई भूमिका नहीं निभाई, जबकि असलियत में, जैसा कि आप नए सीरियाई राष्ट्रपति से सुनेंगे, यह बिल्कुल सच नहीं है। रूस बेतहाशा कोशिश कर रहा था कि किसी तरह चालाकी से असद शासन की रक्षा कर सके, लेकिन सीरिया में विद्रोही भी नहीं मानते थे कि पुतिन के पास अपनी चालाकी साबित करने की ताकत है। इसी कारण पुतिन नई सीरियाई सरकार के नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि रूस को बेहद, और मैं सच में कह रहा हूं, बेहद जरूरत है कि वह सीरिया में अपने ठिकानों की रक्षा करे, क्योंकि बिना ठिकानों के रूस किसी भी तरह की ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। सुनिए। सिर्फ कुछ महीने पहले तक यह कल्पना भी अजीब लगती थी कि सीरिया का नया झंडा मॉस्को में फहराया जाएगा। ज्यादा समय पहले की बात नहीं है। HMIM एयरबेस से रूसी लड़ाकू विमान अहमद अल शारो की विद्रोही सेना पर हमला कर रहे थे, ताकि सीरिया के शासक और रूस के सहयोगी बशर अल असद को समर्थन मिल सके। लेकिन बुधवार को क्रेमलिन में ये सब कुछ भुला हुआ सा लग रहा था।
रूस ने कभी अपने देश में ऐसा नहीं किया है। यहाँ कभी ऐसे संबंध नहीं रहे हैं। सीरिया से हमारे कभी भी राजनीतिक या विशेष हितों से जुड़े संबंध नहीं रहे। इन सभी दशकों में हमें हमेशा एक ही चीज ने मार्गदर्शन किया है और वह है सीरियाई जनता के हित। उस एयरबेस और अन्य हितों को बनाए रखने की इच्छा शायद इस मन बदलने का कारण हो सकती है। सीरियाई तट के हिमेमीम वटाटस नौसैनिक अड्डे मास्को की भूमध्य सागर तक पहुंच का एकमात्र विश्वसनीय रास्ता है। खैर, कल सीरिया को तानाशाह असद से आज़ादी मिलने की पहली सालगिरह थी। खैर, तभी नए राष्ट्रपति अलशारा ने कुछ जानकारी दी कि रूस कैसे यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि असद बचा रहे। सुनिए। राजनीतिक मामलों की टीम राजनीतिक स्थिति पर करीब से नजर रख रही थी, क्योंकि हमले से पहले, उसके दौरान और उसके बाद भी राजनीतिक तैयारी की गई थी और लड़ाई के दौरान आने वाले जोखिमों को कम करने के उपाय किए गए थे। जब हमने अलेप्पो के पश्चिमी ग्रामीण इलाके पर नियंत्रण किया तो हमें रूसियों से एक संदेश मिला, यहीं पर रुक जाओ, जो कुछ भी तुमने लिया है उसे ले लो और आगे मत बढ़ो, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। तो मैंने समझा कि शासन की स्थिति पूरी तरह ढह गई है, इसलिए हमने इसका पालन नहीं किया। हम आगे बढ़े और खुदा का शुक्र है, ये अच्छा फैसला था। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा चुनाव था। मुझे लगता है हम उस सूची में एक और प्रविष्टि जोड़ सकते हैं जिसमें सभी पार की गई रूसी रेड लाइनों का हिसाब है, जिनका कोई असर नहीं हुआ। तो अब यह हो गया, यूक्रेन को गोला बारूद दिया जा रहा है, क्रीमिया पर हमला, यूक्रेन को पैट्रियट्स देना, यूक्रेन को टैंक देना, मिसाइलों पर हमला, F-16 और अब सीरिया पर कब्जा करना। लेकिन मुझे यकीन है कि पुतिन बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे। आखिरकार रूस एक परमाणु शक्ति है। अब यहाँ एक और सिद्धांत है। संभव है पुतिन ने सीरिया की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि असद उनकी पीठ पीछे उनके चेहरे का मजाक उड़ा रहे थे, जो पुतिन को पसंद नहीं था। अभी हाल ही में हमें सीरिया से कुछ लीक हुए क्लिप्स मिले हैं और उसमें दिखता है कि असद बहुत खुले तौर पर इसके बारे में बात कर रहे थे। पुतिन ने कितनी बार कॉस्मेटिक सर्जरी कराई, असद इस पर बात कर रहे थे। सुनिए। क्या आपने देखा कि पुतिन कितने फूले हुए दिखते हैं? ये सब सर्जरी का परिणाम है। पुतिन पूरी तरह सर्जरी का नतीजा है। वो 65 साल के हैं। उस फिल्म में उनकी असलियत काफी हद तक सामने आ जाती है। अगर मुझे सही याद है तो ये पुराना क्लिप है। ये क्लिप उस समय की है जब असद सत्ता में थे, लेकिन ये क्लिप कुछ ही दिन पहले एक मध्य पूर्वी मीडिया आउटलेट द्वारा सार्वजनिक की गई थी। और इस सब का सबसे मजेदार हिस्सा अब है। हमारे पास कुछ लोग हैं जो असद के प्रशंसक नहीं हैं, कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं। वे इस क्लिप पर रूसी अनुवाद डाल रहे हैं और फिर रूसी विदेश मंत्रालय को टैग कर रहे हैं ताकि वे असद को देश से निकाल दें, क्योंकि वह प्रिय नेता व्लादिमीर पुतिन का अपमान कर रहा है। यह थोड़ा बचकाना है, लेकिन मैं इसे समझता हूँ, क्योंकि बहुत से सीरियाई लोगों के लिए असद के शासन में जीवन की स्थिति बिल्कुल भयानक थी, खासकर गृह युद्ध के दौरान, जब असद की सेना अपने ही नागरिकों पर हमला कर रही थी और अपने ही लोगों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर उन्हें गैस से मार रही थी। यहाँ एक प्रसिद्ध क्लिप है जिसमें बच्चे का इंटरव्यू उस वक्त लिया गया जब उसकी माँ सीरियाई हवाई हमले में घायल हुई थी। सुनिए। यही है ये आदमी। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बशर अल असद ने हमें मार डाला, क्या उसने हमें लूटा? हमने उसका क्या बिगाड़ा? हम यहाँ बैठे हैं, पानी भर रहे हैं, उसका क्या बिगाड़ा? हमने उसका क्या बिगाड़ा? हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी हमें सजा मिले। हमने उसका क्या बिगाड़ा? हम यहाँ पानी पीते हैं। वो बेवकूफ है, वो है। तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि उसने हमें लूटा, हमारे घर तोड़ दिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। खुदा की कसम। मैं शांतिपूर्ण जीवन जीती हूँ, यह आसान था। उसने आपके घर नष्ट किए। हमारे पास कुछ नहीं है। हम यहाँ पानी पीते हैं और दो लोगों के साथ रहने का इंतजार करते हैं, रात में भी जागते हैं। यह दिखाता है कि इतने सारे सीरियाई लोगों ने असद के सत्ता से हटाए जाने पर जश्न क्यों मनाया। यही हमें सीरियाई सरकार की मुख्य आलोचना की ओर ले जाता है। उनके नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी, वह पहले अल कायदा के एक उच्च पदस्थ सदस्य थे और वास्तव में इराक में अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ लड़े थे। फिर उन्हें अमेरिकी सेनाओं ने गिरफ्तार कर लिया और लगभग 5 साल के लिए जेल भेज दिया। फिर वे सीरिया गए और वहां HTS समूह शुरू किया ताकि सीरियाई सेना से लड़ सकें। अब कई लोग पूछ रहे थे कि क्या हमें इस आदमी का समर्थन करना और उसकी सरकार से प्रतिबंध हटाना चाहिए, जो सीरिया पर शासन कर रहा है और उसे ओवल ऑफिस बुला रहा है। और मेरा सोचने का तरीका यह है कि वह वाकई एक बदला हुआ इंसान लगता है। वह अब खुद को अल कायदा का हिस्सा नहीं बताता, कम से कम सार्वजनिक रूप से। फिर भी
मैं जानता हूं कि वह झूठ बोल सकता है। हमारे नेता पहले भी अपने लोगों और दुनिया से झूठ बोल चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। हो सकता है यह सबसे अच्छा ना हो, तो आप लोग कमेंट्स में मुझे सुधार सकते हैं। मूल रूप से यह ऐसा है जैसे कैंसर चला गया या रिमिशन में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह वापस नहीं आ सकता। अभी के लिए कैंसर चला गया है, जो इस समय एक सकारात्मक बात है, और अभी के लिए सीरिया में भी बिल्कुल यही स्थिति है। वो सच में बदला हुआ इंसान लगता है, और इसके अलावा वो देश के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें करता हुआ भी नजर आता है। पिछले तानाशाह की तुलना में सीरियाई अर्थव्यवस्था और देश सही दिशा में बढ़ रहे हैं। कम से कम पिछले 1 साल में आसमान से जो कुछ भी हमने देखा है उसके आधार पर तो यही लगता है। इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसी लड़के का भाषण सुने जिसकी बात हमने अभी सुनी थी। यह वही बच्चा था जो बशर अल असद की सेना से शिकायत कर रहा था। अब वह वाकई सीरिया लौट आया है और पिछले साल देश के अनुभव का जश्न मना रहा है। देखिए, मैं एक बच्चा था, मुझे स्कूल के बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे विमानों की आवाजें, छुपने की जगहें और अपने परिवार की डर से कांपती आंखें पता थीं। मेरे पिता की आंखों में हमारे लिए डर भरा हुआ था। मैंने भाई बहनों की रक्षा करना सीखा, पर नाम लिखना नहीं सीखा। अच्छा काम करते रहो भाई। और एक रात जब मैं 7 साल का था, मैंने गैस बम देखे और अपने पड़ोस के बच्चों और अपने दोस्तों के अवशेष देखे। और एक रात मैं गोलियों की आवाज से जाग गया जो घर में घुस रही थी, और बाहर से मेरी माँ की आवाज आ रही थी, बेटा बाहर मत जाना, बाहर मत जाना। और काश मैं बाहर न गया होता। मैंने उन्हें जमीन पर पड़े हुए देखा, घायल और खून से लथपथ, और मैं खुद से पूछता रहा, वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हमने उसके साथ क्या किया था? हम बशर अल असद हैं, हमें मार डालो। हम यहाँ बैठे हैं, हम क्यों नहीं उन्हें? हम यहाँ पानी भरते हैं और पीते हैं, हम उन्हें क्यों नहीं मार देते? हम उन्हें क्यों नहीं मार देते? माफ कीजिए, लेकिन ये माफ कीजिए, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो से 10 मिनट पहले मेरी माँ घायल हो गई थी और वह अभी भी अपंग हैं। हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने 14 सालों तक देश दर देश, तंबू दर तंबू भटकते हुए दुख झेला है। लेकिन भगवान का शुक्र है, उन आंसुओं में दुख और डर था, और आज ये आंसू खुशी के हैं। हमने 14 साल दुख झेला और अब हमारे पास भविष्य नहीं बचा। ये तुम्हारे लिए है सीरिया, तुम्हारे लिए है दमिश्क। मैंने अपना गांव और अपना घर छोड़ दिया, और मैंने अपना बचपन छोड़ दिया, और मैं देश के बाहर चला गया। जब मैंने अपराधियों के भागने की खबर सुनी तो मैं लौट आया और खुश हुआ, और मैं रोने लगा और बोला, हे भगवान, जो लोग मारे गए उनका खून व्यर्थ नहीं गया। मैं अली मुस्तफा अल मोहम्मद हूं, और मैं सपना देखता हूं कि सीरिया फिर से सांस ले और एक बार फिर अपने बच्चों को गले लगाए। अब मुझे यकीन है कि पिछले साल भी सीरिया के अंदर कुछ कमियां थीं, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि देश अब असद की तुलना में कहीं बेहतर रास्ते पर है। अब बस उम्मीद है कि यह सिलसिला विश्व शांति और सीरियाई लोगों के लिए जारी रहे। एक व्यक्ति जो इस सबसे खुश नहीं है वह है व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि सिर्फ रूसी सहयोगी ही सीरिया को देखकर यह नहीं कह रहे हैं कि शायद रूस एक भरोसेमंद साथी नहीं है। अब सिर्फ रूस या पुतिन विरोधी ही नहीं, बल्कि कई लोग सीरिया का हवाला देकर कह रहे हैं कि रूसी प्रभाव से बाहर निकलने पर जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इसका अच्छा उदाहरण ईरान है। सुनिए कि पूर्व ईरानी विदेश मंत्री रूस के बारे में सार्वजनिक रूप से क्या कह रहे हैं। वह अपनी बात को साफ साफ कह रहे हैं। उन्होंने कहा, रूस नहीं चाहता कि ईरान की दुनिया से शांति हो, क्योंकि इससे रूस को ज्यादा दबदबा मिलता है और इससे रूस को एक ऐसा सहयोगी मिलता है जो पुतिन को वैसे नहीं मिलता।
सुनिए। नासिर कंदीली कासिम सुलेमानी का हवाला देते हैं कि पुतिन ने मॉस्को बुलाकर कहा, हम दोनों मिलकर जेसीपीओए को नष्ट कर रहे हैं। उसी समय मैंने चेतावनी दी थी कि रूस जेसीपीओए को कमजोर कर रहा है। कोई शब्दों का खेल नहीं। मैं ये बात साफ साफ कहूंगा, रूस एक महत्वपूर्ण देश है। यह हमेशा से हमारा पड़ोसी रहा है और हमेशा रहेगा। मुझे माफ कीजिए, लेकिन हमें इसके साथ संबंध बनाए रखने चाहिए। लेकिन रूस की ईरान के मामले में दो लाल रेखाएं हैं। ईरान के दुनिया से सामान्य संबंध नहीं होने चाहिए। माफ कीजिए लेकिन माफ कीजिए लेकिन ये रूस की एक लाल रेखा है, कोई धमकी नहीं। बस रूस के साथ 40 साल के अनुभव के बाद उनकी स्थिति है। उन्होंने खुद मुझे यह बताया और कहा। दूसरा, ईरान को दुनिया से सीधा टकराव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूसी गणनाओं के अनुसार उनका मानना है कि हमारा दुनिया के साथ टकराव एक बार फिर से वैश्विक विभाजन की ओर ले जाएगा और अंत में इससे हमें बाहरी दुनिया के साथ भ्रष्ट संबंधों में घसीट लिया जाएगा। याद रखें, कुछ महीने पहले ईरान ने रूस से मदद मांगी थी, लेकिन रूस ने मदद नहीं की। अब बेशक हम इसके कई कारण दे सकते हैं, जिनमें से एक यह है कि रूस के पास ईरान की मदद करने की क्षमता नहीं है, जबकि वह यूक्रेन में इतनी बुरी तरह हार रहा है। लेकिन फिर भी ईरान के नजरिए से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि रूस बहुत सारे वादे करता है, लेकिन जब उन वादों को निभाने का समय आता है तो वह बस पीछे हट जाता है। 12 दिन की जंग में ईरान ने रूस से और हवाई सुरक्षा प्रणाली मांगी। दुर्भाग्यवश पुतिन अपनी जान से इतने डरे थे कि वे अन्य देशों को हवाई सुरक्षा देने को तैयार नहीं थे। अब क्या हुआ? अब हमारे पास और भी ईरानी राजनेता हैं जो इस तथ्य को ईरानी जनता के सामने बहुत खुले तौर पर उठा रहे हैं। सुनिए। माफ कीजिए लेकिन ये माउस और बाकी सबके बावजूद कम से कम ये उम्मीद की जाती थी कि रूस हमारी मदद करेगा। मेडिकल मामले में नहीं, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन बाकी मामलों में भी कोई मदद नहीं थी। हम अकेले हैं और सिर्फ पिछले 45 सालों में ही नहीं, हम द्वितीय विश्व युद्ध में भी अकेले थे। प्रथम विश्व युद्ध, 8 साल की जंग, और अब भी हम अकेले ही हैं। ये संधियां और ये रणनीतिक एमओयू, सैन्य और सुरक्षा समझौते वगैरह, इनसे हमें कभी कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, मेरा मतलब है 8 साल की जंग के दौरान भी, हाँ, उस वक्त सीरिया ने थोड़ी मदद की थी और उस समय उत्तर कोरिया से भी थोड़ी मदद मिली थी। और इसके अलावा हमारे पास असल में उस 12 दिन की जंग के दौरान क्या हुआ, इसकी और भी ज्यादा जानकारी है। मामला सिर्फ रूस के ईरान की मदद न करने का नहीं था, बल्कि रूस इजराइल की भी मदद करता दिख रहा था। नई जानकारी के अनुसार इजराइल और रूस के बीच समझ थी कि रूसी एयर डिफेंस इजरायली विमानों को नहीं गिराएंगे। इसी दौरान रूस ईरान का सहयोगी होने का नाटक कर रहा था। और अंदाजा लगाइए हमें यह कैसे पता चला। यही इंटरव्यू है जिसमें सीरियाई राष्ट्रपति ने रूसी चाल का खुलासा किया। सुनिए। ये मेरी राय है। इजराइल को न तो लड़ाई की गति का पता था और न ही उन्हें यह पता था कि इदलिब में मौजूद सेनाएं उस मुकाम तक पहुंचने में सक्षम हैं जहां वे पहुंची। मुझे लगता है यह इजरायलियों के लिए चौंकाने वाली बात थी। और मेरा मानना है कि दुनिया के सभी विशेषज्ञ, चाहे वे सैन्य हो या राजनीतिक, वे यह बताने में असमर्थ थे कि सिर्फ 11 दिनों में क्या हुआ। लेबनान युद्ध समाप्त होने के बाद इजराइल सीरिया के अंदर हमले शुरू करने की तैयारी कर रहा था। लेबनान युद्ध के समाप्त होने के बाद उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं सीरिया में ईरानी बलों की मौजूदगी से जुड़ी थीं। लेकिन वह मौका तब खो गया जब हमने स्थिति को इस तरह बदलने के लिए हस्तक्षेप किया जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। इजराइल ने संवेदनशील सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखा, खासकर वायु रक्षा प्रणालियों को, और शायद यह तैयारी थी, जैसा कि हमने बाद में समझा, ईरान पर हमला करने की तैयारी के लिए। तो वे नहीं चाहते थे कि सीरिया के अंदर कोई भी बाधा हो, क्योंकि उनकी रूसियों के साथ कुछ समझौते थे। क्या आपने सुना था कि इजराइल का रूसियों से कोई समझौता था? और अब ईरानी यह सबूत ढूंढ रहे हैं कि यह समझौता क्या था। उन्हें महसूस हो रहा है कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली इजरायली जेट को गिरा नहीं रही थी, और यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम बस यूं ही बना रहे हैं। ईरानी अधिकारी अब इस मुद्दे पर ईरानी राज्य टीवी पर बात कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से सुरक्षित है। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि इन सभी वर्षों में रूस के तेहरान के साथ संबंधों का विस्तार, इस्लामी गणराज्य के साथ संबंधों का विस्तार हुआ है। यहाँ तक कि जब सीरिया में सैन्य सहयोग हो रहा था, आप देखती हैं कि इस सहयोग के अंतिम चरणों में
उन लोगों से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई जो रूस से समर्थन की उम्मीद कर रहे थे। माफ कीजिए, ईरान समर्थित बलों की स्थितियों पर इजराइल के हमलों के बारे में जानकारी प्रकाशित की जाती है। ईरान तुम्हें छुएगा भी नहीं। इससे पता चला कि रूसी S-300 अक्सर सीरिया में इजरायली फाइटर जेट्स के ऑपरेशन के दौरान उन पर कार्रवाई नहीं करते। देखिए, बहुत सारे सबूत रहे हैं, लेकिन इन सबूतों को ध्यान में नहीं लिया गया। इन सबूतों की समीक्षा नहीं की गई। दरअसल इन सबूतों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, क्योंकि एक योजना बनाई गई है और उस योजना का मूल रूप से पालन करना और उसे लागू करना ही है। इन हकीकतों के बावजूद असली बात यह है कि रूस के इजराइल के साथ संबंध हैं। अब ईरानी अधिकारी पूछ रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद क्यों की थी। अगर आप लोगों को याद हो तो वह रूसी ड्रोन जो यूक्रेनी शहरों में दहशत फैला रहा था, इसे जिरान ड्रोन कहा जाता है, जो असल में ईरानी शाहिद ड्रोन है, जिसे रूस ने अपना नाम देकर ज्यादा रूसी दिखाने की कोशिश की है। शुरुआत में ईरान सिर्फ रूस को ड्रोन दे रहा था, शाहिद ड्रोन, और फिर ईरान ने रूस के अंदर फैक्ट्रियां बनाने में उनकी मदद की। उन्होंने उन्हें डिजाइन और ड्रोन बनाने की सारी जरूरी चीजें दे दी। और अब ईरान को इस बात पर संदेह हो रहा है कि रूस वास्तव में कितना भरोसेमंद है, क्योंकि रूस हमेशा मदद लेना चाहता है, लेकिन कभी भी दूसरे देशों की मदद नहीं करना चाहता। सुनिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और देखें। मुझे लगता है कि यूक्रेन मुद्दे में हमारी भागीदारी पूरी तरह से अनावश्यक थी। रूस ने हमें उस मामले में घसीट लिया। और खैर, दूसरी तरफ उन्होंने इसके लिए हमें वास्तव में कोई मुआवजा भी नहीं दिया। यहां तक कि सीरिया में भी नहीं। हमने सीरिया में देखा कि उन्होंने बड़े पैमाने पर इजराइल और तुर्की के साथ तालमेल किया। इस बात को समझ लीजिए। और 12 दिन की जंग में भी हमने देखा कि मौखिक समर्थन के अलावा उन्होंने कोई ठोस मदद नहीं दी। क्या ईरान ने कभी मदद मांगी भी थी? जहां तक मुझे पता है, ईरान ने औपचारिक रूप से कोई अनुरोध नहीं किया था, लेकिन रूस कुछ समर्थन तो दिखा सकता था। उदाहरण के लिए, कुल मिलाकर खतरों के मामले में हम रूस पर भरोसा नहीं कर सकते। यह बहुत भरोसेमंद साझेदार नहीं है। हमें अपना काम खुद करना होगा। एंड यहां तक कि जब हम सीरिया में साथ काम कर रहे थे, तब भी आप देख सकते थे कि इजराइल हमारे सैन्य ठिकानों पर खुलेआम हमला करता था और रूस ने कुछ नहीं किया। तुम अपना काम और भी अच्छा करते हो। असल में ये एक रुकावट थी। मैं उन्हें वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। असल में इजराइल रूस को पहले ही बता देता था कि वे हमला करेंगे। न तो हमें सूचित किया गया और न ही हमारी मदद की गई। 1 मिनट के लिए मेरी बात पर वापस आओ। मुझे लगता है हम ईरान को भी रूस के विश्वासघात किए सहयोगियों में जोड़ सकते हैं। इसमें आर्मेनिया, लीबिया, युगोस्लाविया, इराक, असद और अब ईरान शामिल हैं। मुझे लगता है यह सूची आगे बढ़ेगी। सीधा सबक है, पुतिन पर भरोसा किया तो दिन गिनने शुरू कर दो। हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस साल के अंत तक 2 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हमें सिर्फ 4000 और सब्सक्राइबर चाहिए, बस इतना ही। पिछले महीनों में रूसी प्रोपेगेंडा मशीन हमें ऑनलाइन परेशान कर रही है। वे हमें YouTube पर बैन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके रूसी बॉट्स हमें ट्विटर पर लगातार अटैक कर रहे हैं और वे हमारे उन वीडियो को रिपोर्ट करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते कि दूसरे लोग देखें। हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र पत्रकारिता की ताकत में विश्वास करते हैं। हम जानते हैं वे हमें क्यों रोकना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें डर है कि हम आपको यूक्रेन की सच्चाई दिखा रहे हैं। वे डरते हैं क्योंकि हम उनकी झूठी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आज हम उन्हें और भी ज्यादा डराना चाहते हैं। हाल ही में हमने अपना नया प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म पर हम यूएस जनरल्स, नेवी सील्स और बेस्ट सेलिंग लेखों जैसे एक्सपर्ट्स के साथ एक्सक्लूसिव वीडियो बुनियादी बातचीत साझा करते हैं। हम रूस यूक्रेन फ्रंट लाइन और दुनिया भर से आने वाले ताजा अपडेट्स को भी विस्तार से समझाते हैं। आप इन सबको डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर जाकर या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके देख सकते हैं। आप basicsinsider.com भी जा सकते हैं। बिजनेस बेसिक्स में आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।